वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 13 अक्टूबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। इसके पहले ये जानकारी है 60 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम के बारे में। 17 अक्टूबर से इसे शुरू किया जा रहा है। डेली बेसिस पे 7 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिन्हें आपको 1 घंटे में कंप्लीट करना होगा। उसका डिटेल्ड एनालिसिस और सिनॉप्सिस आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। फर्दर 8 वीकली फुल लेंथ टेस्ट होंगे और एंड में 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे यूपीएससी की तर्ज पे। जीएस 1, 2, 3, 4 और ऐसे इसमें शामिल होगा। 50% ऑफ अवेल किया जा सकता है बिफोर 15 अक्टूबर। प्रहार जो मीन्स स्पेसिफिक बुकलेट होती है जिसमें पूरा मीन्स का कंटेंट होता है वो इस प्रोग्राम का हिस्सा होगा जिसे आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। हमारा फर्स्ट आर्टिकल 2021 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट के बारे में है। इस रिपोर्ट को अभी हाल ही में रिलीज किया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फोकस रहा टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज पर यानी कि TWS पर। हमारा इकोसिस्टम हमें कई तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। उसमें एक है साफ पानी जो हमारी जीवनचर्या के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी की दिन ब दिन कमी होती जा रही है। उस कमी का ही प्रॉपर इवेल्युएशन इस रिपोर्ट में किया गया है। यहाँ पर बात की जा रही है टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज की। TWS का एक मतलब होता है हमारे लैंड सरफेस पर और उसके सब सरफेस पे जो भी पानी है उसे TWS कहा जाता है। सब सरफेस का मतलब है जमीन की सतह के थोड़ा नीचे भी। सरफेस वाटर जो हमें तालाबों में नदियों में मिलता है। सॉइल में जो मॉइस्चर मिलता है, स्नो और आइस। फर्दर ग्राउंड वाटर जो एक्वाफर में है। इन सब को मिलाकर बनता है टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज TWS। दुनिया भर में TWS में कमी देखी जा रही है। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ह्यूमन नीड बढ़ती जा रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी नुकसान हो रहा है। ड्रॉट आएगा तो TWS में कमी आएगी कि नहीं आएगी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन और फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी की कमी, इन सब के चलते जो पानी है, सरफेस वाटर है या सब सरफेस वाटर है, उसमें कमी देखी जा रही है। जो भी पानी धरती पर पीने, जो भी वाटर है ओवरऑल उसका 0.5% ही हम कंजम्पशन में यूज कर पाते हैं, यानी कि ये पीने लायक होता है। अगर इसमें भी कमी देखी जाएगी तो हम दिक्कत में आ जाएंगे। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से भी ऐसा हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होता है, सूखा पड़ता है, तो पानी की कमी तो ऑब्वियसली हो ही जाती है उस रीजन में। की फाइंडिंग्स में क्या मिला? 2002 से 21 के बीच में TWS 1 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से गिरा है। मतलब पानी का जो लेवल है अगर आप उसे ओवरऑल कैलकुलेट कर लें तो 1 सेंटीमीटर की उसमें कमी आ जाएगी। और ये हर साल 20 सालों तक हुआ है। सबसे ज्यादा लॉस हमें देखने को मिला है अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में। ये नदर्न लैटिट्यूड के रीजन्स हैं। लेकिन जो लोअर लैटिट्यूड के रीजन्स हैं जैसे कि 15, 20, 25 डिग्री नॉर्थ या साउथ जो लैटिट्यूड्स हैं वहां पर भी TWS लॉसेस देखे गए हैं। इंडिया की सिचुएशन अच्छी नहीं है। इंडिया में जो TWS का लॉस है वो 3 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से रहा है। और इंडिया में कुछ जगहों पर यह लॉस 4 सेंटीमीटर पर ईयर तक भी गया है। इंडिया के कई सारे रीजन ज़्यादा वाटर स्कैर्सिटी फेस कर रहे हैं। अगर आप टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज की कमी में अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड को निकाल दें जो कि काफ़ी नॉर्थ में है, तो भारत एक ऐसा रीजन है जहां पर सबसे ज़्यादा पानी की कमी देखी गई है। ये चिंताजनक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 192 मेंबर स्टेट्स और टेरिटरीज हैं। पहले ये इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, IMO। काफ़ी पुरानी संस्था है। 1873 में वियना इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस हुई थी। उसी के बाद IMO बनाया गया था। IMO को ही बाद में WMO में कन्वर्ट कर दिया गया। WMO कन्वेंशन को 23 मार्च 1950 को रेटिफाई किया गया, जिसके बाद WMO यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गई जो यूनाइटेड नेशंस की ओर से वेदर और क्लाइमेट का पूरा कामकाज देखेगी। हाइड्रोलॉजी, पानी का लेवल और जो भी जियोफिजिकल साइंसेस हैं उन पर स्टडी करेगी। यह हेडक्वार्टर्ड है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन स्पेस एसोसिएशन के बारे में है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। नया एसोसिएशन बना है। पूरी संभावना है कि प्रश्न पूछा जाए जो भी एग्जाम्स आपके सामने आए। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी कुछ समय पहले इसे लॉन्च किया। ये एक इंडस्ट्री बॉडी होगी जिसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स होंगे जो इंडिया के स्पेस डोमेन से बिलोंग करते हैं। मतलब स्पेस इंडस्ट्री में काम करने वाली जो भी एंटिटीज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो इंडियन स्पेस एसोसिएशन में एक साथ आएंगे। ये इंडिया की वॉइस होगी इंटरनेशनल लेवल पर।
जो इंडिया के स्पेस फील्ड से बिलोंग करेगी। इसे शॉर्ट में ISPA नाम दिया गया है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। ये एक फोरम है जहां पर स्पेस इंडस्ट्री में काम करने वाले जो भी इंडियन प्राइवेट सेक्टर की एंटिटीज हैं, जो गवर्नमेंट के पार्टनर्स हैं और जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, बाकी देशों से भी बिलोंग करने वाले हैं जो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो भी सब इसका हिस्सा बन जाएंगे। उद्देश्य ये है कि इंडिया स्पेस के फील्ड में खुद को सेल्फ रिलायंट बनाए और हम एक बेहतर ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर बने इन द फील्ड ऑफ स्पेस। ISPA ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विजन है कि हम खुद को स्पेस के एरेना में भी आत्मनिर्भर बनाएं, उसे पूरा करेगा। मानवता के लिए जो स्पेस का फील्ड है वो काफ़ी तेजी से इमर्ज कर रहा है और ह्यूमन काइंड में या मैन काइंड में इसका एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है। कॉम्पोजिशन क्या होगा? ISPA में दोनों ही लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा, जो इंडिया की स्पेस में काम करने वाली एंटिटीज हैं उनका भी, प्लस जो ग्लोबल कॉरपोरेशंस हैं उनका भी, जो इंडिया में इन्वेस्ट करने को लेकर इंटरेस्टेड हैं, उनके पास स्पेस या सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की काबिलियत है। भारत की ओर से कई सारी एंटिटीज इसका हिस्सा होंगी। मैं कुछ एक का नाम लेना चाहूंगा, जैसे कि भारती एयरटेल, L&T, लार्सन एंड टर्बो, नाल्को ये टाटा ग्रुप की सब्सिडरी है जो स्पेस के फील्ड में काम करती है, वन वेब, मैप माई इंडिया, वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज। इसके अलावा कुछ और भी मेंबर होंगे जैसे कि गोदरेज, ह्यूगेस इंडिया, अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड, अजिस्ता BST एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, BEL और सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्दर मैक्सर इंडिया। ये सभी इंडिया की ओर से इंडियन स्पेस एसोसिएशन का पार्ट बनेंगे। बाकी ग्लोबल कॉर्पोरेशन जो इंटरेस्टेड हैं वो भी यहाँ इसका हिस्सा बन सकते हैं। काम क्या होगा? ये सभी स्टेक होल्डर्स को इंगेज करवाएंगे। एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा जिसके माध्यम से हम कुछ ऐसी पॉलिसी बना सके जो स्पेस की फील्ड में गवर्नमेंट के विजन को पूरा करता हो। कुल मिला के इंडिया में प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने की बात की जा रही है स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में। फर्दर ये ग्लोबल लिंकेजेस भी प्रोवाइड कराए गए जो इंडियन एंटिटीज हैं उनके लिए। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी जिससे भारत में हाई स्किल जॉब्स भी क्रिएट हों। ISPA क्लोजली कोऑर्डिनेट करेगा इन स्पेस के साथ। इन स्पेस को 2020 में बनाया गया था। इंडिया की ही एंटिटी है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इसका फुल फॉर्म है। ये गवर्नमेंट का जो विजन है स्पेस के फील्ड में उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? इंडिया के पास एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है। इंडिया में अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से ब्रेन ड्रेन होता है, ये दूसरे देशों में जाते हैं। यहाँ पर उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। जो होम ग्रोन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, प्राइवेट एंटरप्राइज भी बढ़िया कर सकते हैं। इस दिशा में इंडिया के स्पेस एरेना में हम एक नया मोड़ ले सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी लीडर बन सकते हैं। इंडिया जो भी सर्विसेज देता है, चाहे वो सैटेलाइट लॉन्च की हो या फिर बाकी जो स्पेस सर्विसेज हैं वो काफ़ी सस्ती होती हैं। तो ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में हम फ्रूजल सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं जो काफ़ी कम दाम में सर्विसेज देंगे। जो करंट साइज है ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का वो $360 बिलियन के आसपास का है। इंडिया का शेयर इसमें महज 2% का है, लेकिन पोटेंशियल हमारा ज़्यादा है। हम 2030 तक इसे बढ़ा के 9% तक कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हमें इसे भुनाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2021 के बारे में है। 3 लोगों को यह प्राइज दिया गया है कंबाइंड तरीके से, यद्यपि 50-50 में डिवाइड किया गया है। 50% ये प्राइज मिला है डेविड केयर को, कनाडा US बॉर्न, ये US नेशनल हैं जो कनाडा ओरिजिन के हैं। इन्होंने जो एम्पिरिकल कंट्रीब्यूशन दिया है लेबर इकोनॉमिक्स को लेकर, उसके लिए इन्हें प्राइज मिला है। और बाकी 50% प्राइज 2 लोगों को दिया गया है, जोशुआ एंग्रेस्ट और यूडो एम्बेंस को। आइए समझते हैं। तो कैनेडियन बॉर्न डेविड केयर है, इजरायली अमेरिकन है जोशुआ डी एंग्रेस्ट और डच अमेरिकन है गुइडो W एम्बेंस। मतलब डच ओरिजिन के हैं, अमेरिकन नेशनैलिटी है। इंपेरिकल कंट्रीब्यूशन दिया गया है लेबर इकोनॉमिक्स में डेविड केयर के द्वारा। इसका मतलब क्या है? एक सामान्य अवधारणा थी कि अगर आप मिनिमम वेजेस बढ़ा देंगे तो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कम लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, उनका खर्चा बढ़ जाएगा। इन्होंने एक बड़ी पिक्चर क्रिएट की। ये भी होता था कि इमिग्रेशन बढ़ेगा तो लोकल्स की जॉब जाएगी। इन सभी चीज़ों का फर्दर एजुकेशन का लेबर मार्केट पर क्या इंपैक्ट होता है उसे एनालाइज किया डेविड केयर ने। लोगों के सामने बड़ी पिक्चर रखी। उन्होंने कहा मिनिमम वेजेस के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, घटता नहीं। क्योंकि जब वेजेस बढ़ते हैं तो वर्कर्स को इंसेंटिव मिलता है, उनकी प्रोडक्टिविटी इनहेंस होती है। इससे एम्प्लॉयर को ज़्यादा फायदा होता है, वो नई यूनिट्स खोल सकता है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। इमिग्रेशन में भी सेम केस होता है। इमिग्रेशन में स्किल्ड लोग आते हैं, वो
मार्केट के साइज को एनहेंस करते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, और एजुकेशन तो डेफिनेटली लेबर मार्केट को बढ़ाएगा। तो जो एक नैरो थिंकिंग हुआ करती थी इकोनॉमिक्स को लेकर कि मिनिमम वेजेस बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट गिरेगा, उसे इन्होंने ब्रेक किया। एक अनकन्वेंशनल थिंकिंग प्रोसेस इकोनॉमिक्स के फील्ड में लोगों के सामने रखा। ये बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इसकी वजह से इन्हें ये नोबेल प्राइज दिया गया। एक नई अंडरस्टैंडिंग लोगों के मन में आई। इमिग्रेशन को लेकर लोग अक्सर निगेटिव रहा करते थे, तो इनकी थिंकिंग ने डेफिनेटली इमिग्रेंट्स को लेकर जो लोगों के रिस्पॉन्स है उनको थोड़ा बहुत पॉजिटिव किया। और जो भी अवेलेबल रिसोर्स हैं स्कूल में, इनका ये मानना था अगर हम उसे खर्च करते हैं तो लेबर मार्केट इससे पॉजिटिवली इफेक्ट होगा, उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, नॉट अफेक्ट। जोशुआ एंग्रेस्ट और गिडो इमेंस की बात करें तो ये एनालाइज करते हैं कि कोई भी अगर कॉज है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। अगर हम एजुकेशन में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों के एजुकेशनल टाइम पीरियड को बढ़ा रहे हैं, तो मार्केट पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एनालाइज करने का काम किया गया जोशुआ एंग्रेस्ट और गिडो इमेंस का। प्रैक्टिकल एनालिसिस काफी टफ होता है, ये इन्होंने किया, दैट्स व्हाई ये प्राइज इन्हें दिया गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल तेजस्विनी इनिशिएटिव के बारे में है। पुलिस ने ये कहा कि तेजस्विनी इनिशिएटिव ने महिलाओं के कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया है। अच्छी बात है, जानते हैं। वुमेन सेंट्रिक सेफ्टी इनिशिएटिव है, दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया। इनिशिएटिव के जरिए जो सभी स्टेटा से बिलोंग करने वाली महिलाएं हैं, वो महिलाएं भी जो सीनियर सिटीजन हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश की गई। जो वुमेन बीट स्टाफ है, बीट कांस्टेबल्स हैं, उनके द्वारा उनकी प्रॉब्लम को जानना, उनकी राइट एंड डिग्निटी को इंश्योर करना। इससे उनके मन में कॉन्फिडेंस आता है। अगर कोई महिला कांस्टेबल जाकर उनसे कह देती है कि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करिएगा या आप कॉमन नंबर पे कॉल कर दीजिएगा, हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, इससे उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उन्हें कोई हेरस करने की कोशिश करेगा तो उन्हें एक सहारा होगा कि अभी हम कॉल कर देंगे और हमारे लिए वुमेन कांस्टेबल प्रेजेंट हो जाएंगी, वो हमारी हेल्प करेंगी। तो इससे एक कॉन्फिडेंस तो बिल्ड डेफिनेटली होता है। जो वुमेन बीट कांस्टेबल्स हैं वो वेरियस एनजीओ, स्कूल्स, कॉलेजेस और अदर एजेंसीज के साथ मिलकर जो लीगल और सोशल अवेयरनेस है उसे भी स्प्रेड करने की कोशिश कर रही हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जयप्रकाश नारायण जी के बारे में है। हाल ही में उनकी एक बायोग्राफी रिलीज की गई। बायोग्राफी का टाइटल है द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन। इसे ऑथर किया गया है 2 लोगों के द्वारा मिलकर, बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। कई सारे एग्जाम्स में बुक्स और उनके नाम पूछ लिए जाते हैं अगर वो लेटेस्ट है तो बाकी एग्जाम्स में द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन किसका है, बिमल प्रसाद, सुजाता प्रसाद, आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप जानते रहिए। यूपीएससी सिंपली जयप्रकाश नारायण जी के बारे में प्रश्न आपसे पूछ सकती है, तो उस पर भी विस्तार से बात करते हैं। 11 अक्टूबर 1902 में बिहार में इनका जन्म हुआ। लोगों ने प्यार से इन्हें लोक नायक कहा। शॉर्ट में लोग इन्हें जेपी कहा करते थे। जेपी शॉर्ट फॉर्म है जयप्रकाश का। फ्रीडम फाइटर रहे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और क्विट इंडिया मूवमेंट में भी। सोशलिज्म से प्रभावित थे, मार्क्स को पढ़ा था, लेनिन को पढ़ा था और प्रभावित भी थे। वो चाहते थे कि इंडिया में भी सोशलिज्म अपनी पैठ जमाए। काफी ग्रेट इंटेलेक्ट थे, एथिकल वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स को काफी ज्यादा तवज्जो दिया करते थे। चाहते थे कि सभी लोगों का डेवलपमेंट हो, सभी लोग आगे बढ़े। इन्होंने गरीब और अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए लगातार काम किया। करप्शन और एंटी डेमोक्रेटिक कंडक्ट को लेकर भी लगातार विरोध किया और उसके लिए एक सिंबल भी बन गए। इंदिरा गांधी जी की जो पॉलिसीज थी 1970s में, उसका इन्होंने सख्ती से विरोध किया। बिहार में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि करप्शन अपने चरम पर था, तो करप्शन को काउंटर करने के लिए भी इन्होंने प्रयास किया। इसके अलावा भूदान मूवमेंट, उसमें भी इन्होंने अपना सहयोग दिया, जिसमें जमींदारों से कहा जा रहा था कि वो अपनी जमीन खुद ही छोड़ दें और जिनके पास नहीं है उन्हें दे दें। ओरिजिनली भूदान मूवमेंट विनोबा भावे जी से बिलोंग करता है। उन्होंने इस मूवमेंट को शुरू किया था, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी ने भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। जयप्रकाश नारायण जी एज ए लीडर कैसे इवॉल्व हुए? देखिए, कई सारे फेजेस में उन्होंने अपने जीवन को जिया। एक समय ऐसा था जब जयप्रकाश नारायण जी का जो व्यक्तित्व है वो बन रहा था। धीमे धीमे वो एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में इवॉल्व हुए और इंडिया के नेशनल मूवमेंट का हिस्सा बन गए। वो सोशलिस्ट बने जब उन्होंने अपनी एजुकेशन में सोशलिज्म को गहराई से पढ़ा। वो बहुत ज्यादा गांधी जी की जो पॉलिसी थी पीस एंड नॉन वायलेंस, उसमें भरोसा नहीं करते थे। वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ गुरिल्ला स्ट्रगल को भी स्टार्ट करते हैं नेपाल के तराई रीजन में। उनका मानना था कि हम इस प्रकार की टेक्निक से भी अंग्रेजों को भगा सकते हैं। उनकी लाइफ में एक ट्रांजिशन आता है सर्वोदय से सर्वोदय में। सर्वोदय का कॉन्सेप्ट ओरिजिनली महात्मा गांधी जी का था, जिसमें सभी लोगों के उदय की बात की जाती थी। बाद में इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया विनोबा भावे जी ने। जयप्रकाश नारायण जी ने भी इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। फर्दर जयप्रकाश नारायण जी का एक बहुत ही की कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल रिवोल्यूशन में देखा जाता है। टोटल रिवोल्यूशन इंदिरा गांधी रिजीम के अगेंस्ट में था। बिहार में बहुत ज्यादा करप्शन फैला हुआ था। इस करप्शन के खिलाफ लोग इकट्ठा हो रहे थे।
इन बिटवीन इंदिरा गांधी जी के खिलाफ इलेक्टोरल लॉज वायलेट करने का जजमेंट आया इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से। यहां पर जयप्रकाश नारायण जी ने इंदिरा गांधी जी के रेजिग्नेशन की डिमांड की और एक संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया गया 1974 में। इस संपूर्ण क्रांति ने ही इंसाइट किया और इंदिरा गांधी जी ने हड़बड़ी में इमरजेंसी इंपोज कर दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1977 में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी और इंदिरा गांधी जी की हार हुई। उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही शक्तिशाली था। वो सीधे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से मुलाकात कर सकते थे, उनके पहुंच में थे और उनके साथ जुड़कर राजनीति में कोई बहुत बड़ा हिस्सा ले सकते थे। लेकिन उन्होंने ग्रासरूट लेवल पर लोगों के उत्थान के लिए कार्य करना उचित समझा और यही उन्हें ट्रू सेंस में एक लोक नायक बनाता है। उनके मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न दिया गया 1999 में। यहां पर रिवीजन के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, मैं आपके सामने पढ़ूंगा और आपको इसका ट्रू और फॉल्स बताना है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन, लीडिंग होम ग्रोन और ग्लोबल कॉर्पोरेशंस एक साथ आएंगे जिनके पास स्पेस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में कैपेबिलिटीज हैं। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2021 ये ऑक्शन थियरी और न्यू ऑक्शन फॉर्मेट में इंप्रूवमेंट को लेकर दिया गया। जयप्रकाश नारायण टोटल रिवॉल्यूशन से संबंधित है। तेजस्विनी इनिशिएटिव वुमेन सेंट्रिक सेफ्टी इनिशिएटिव है, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में लॉन्च किया गया। बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब मैं आपको सही जवाब बताऊंगा। पहला स्टेटमेंट गलत है बिकॉज WMO स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की। दूसरा स्टेटमेंट सही है इंडियन स्पेस एसोसिएशन का। तीसरा गलत है बिकॉज इस बार का जो प्राइस है वो लेबर मार्केट और कॉज इफेक्ट थियरी के ऊपर दिया गया है, तो ये भी गलत हो गया। चौथा वाला सही है, जयप्रकाश नारायण जी टोटल रिवॉल्यूशन से संबंधित हैं। तेजस्विनी इनिशिएटिव का स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। सेशन की PDF आपको ओनली IAS के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम में जाके ओनली IAS नथिंग एल्स सर्च करिएगा, सिर्फ ओनली IAS नहीं, ओनली IAS नथिंग एल्स। 1,10,000 से ज़्यादा आपको सब्सक्राइबर्स वहाँ पर चैनल पे मिल जाएंगे, आप उसे ही ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे PDFs वहीं मिलते हैं, आप इसे डाउनलोड करके रिविजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।